नमस्कारम टू ऑल। मानस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए पेपर सॉल्यूशन जीएसईबी मार्च 2026। मैं हूं मनन सर। शुरू करते हैं। यहाँ पे पार्ट ए 1 मार्कर जो एमसीक्यूज थे उसकी बात करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू कोलाइजन थियरी विच रेट इक्वेशन इज करेक्ट फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी इज गिविंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे थे। इनमें से अगर आपको पता हो तो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड जेड ए बी जो थे वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे थे वो सही था। तो उसके रिगार्डिंग ये दोनों ऑप्शन जो थे वो सिमिलर वाले हो रहे थे। लेकिन आगे एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है उसमें माइनस ई ए बाय आर टी आ जाता है और इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब इसमें पी जो है उसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोला जाता है। जेड ए बी जो है उसको कोलाइजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकेंड में कितने कोलाइजन्स हो रहे हैं उसके बारे में है। एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब ये ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी जो है वो टर्म रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर नेक्स्ट, Which characteristic of reaction is changed while using catalyst? तो जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं तो कोई रिएक्शन जो है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज होती है। पहला ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये बात है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या चेंज होती है, तो बिल्कुल नहीं होती। इसको समझने के लिए एक ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो ग्राफ है उसमें इनिशियली कुछ एंथैल्पी है और फाइनली कुछ एंथैल्पी मिल रही है। अब हम कैटालिस्ट यूज करें या फिर बिना कैटालिस्ट के कोई प्रोसेस हो रही हो, एंथैल्पी जो है वो एज इट इज मिल रही है, मतलब एंथैल्पी का चेंज नहीं होता। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये बात आ जाती है कि कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे ही सी जो है वो फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी की बात हो गई। रिएक्शन जो है अगर स्पॉन्टेनियस है तभी जाके कैटालिस्ट कुछ वर्क कर सकता है। अगर कोई रिएक्शन अपने आप में स्पॉन्टेनियस ही नहीं है तो कैटालिस्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब कैटालिस्ट जी जो है डेल्टा जी जिसको फ्री एनर्जी चेंज बोला जाता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लास्ट है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, उसके ऊपर बिल्कुल ही फर्क पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब बिना कैटालिस्ट के प्रोसेस की गई तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, लेकिन जब कैटालिस्ट हमने यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई। मतलब कि फोर्थ पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर फर्क पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज दिस वन। अब रेट कांस्टेंट जो दे रखा है तो उसकी वैल्यू से हमें कोई फर्क पता नहीं चलता कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, लेकिन उसकी जो यूनिट है उससे हमें पता चल सकता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। अब इसी को फाइंड करने के लिए एक सिंपल तरीका है, K इक्वल्स रेट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू n। ये एक इक्वेशन होता था। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोलारिटी आ जाएगी, यहाँ पर मोलारिटी पर सेकेंड जो कि रेट का यूनिट होगा, और ये रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू n जहाँ पे n जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उनको अगर यहाँ पर रखते जाएंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो तो क्या होगा, तो मोलर पर सेकेंड। तो ऐसे ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है तो क्या, 2 है तो क्या। जब ऐसे चेक करते जाएंगे तो पता चलेगा जब यहाँ पर वैल्यू 3 रख लेते हैं तो हमें ये वाला आंसर मिलेगा। ये वाला आंसर जो है वो लास्ट में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू -2 एंड सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन सी जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो सही होगा। फिर नेक्स्ट, The decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction। ये बात आ जाती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर होने वाली रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये एमोनिया का डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो भी एक तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ K is this then the rate of production of N2 जो है वो क्या होगा। अब हमें रेट की वैल्यू दे रखी है और हमें पूछ रहे हैं कि ऑर्डर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 जो है वो क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ से समझते हैं। देखो रेट जो है उसको फाइंड करने का एक इक्वेशन है,
ये प्रोडक्ट साइड N2 आ जाएगा, क्योंकि ये आप अगर समझ रहे हो तो NH3 से N2 एंड 3H2 बन रहा है, तो यहाँ पर इसके मोल तो 1 ही है, तो ये आ जाएगा प्लस DN2 डिवाइड बाई dt, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस आ गया। इसी के रिलेटेड ऐसे बोला जा सकता है K इंटू R0 रेस टू 0, क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन थी। अब किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका जो रेट है वो तो K के इक्वल हो गया, और K की वैल्यू तो इन्होंने दे रखी थी, तो इसके अकॉर्डिंग जब देखा जाए तो ये N2 जो है उसका रेट जो मिलेगा वो K के इक्वल होगा, और वो जो था वो ऑप्शन बी में दे रखा था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड द कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स मतलब ऐसे मेटल्स जो कॉइन बनाने के काम में आते थे, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 11th ग्रुप जो था उसमें यूज होने वाले, उसमें आने वाले जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये कॉइन बनाने के काम में आते थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स। तो लैंथेनॉइड्स जो थे उनमें कॉमन ये और स्टेबल इसके तौर पे एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और वो थी +3, तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं लैंथेनॉइड्स के लिए। नेक्स्ट, विच एटॉमिक नंबर कंटेनिंग एलिमेंट possesses highest magnetic momentum in its +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये बात थोड़ी ध्यान से समझना, ये जो है वो एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। तो ये एलिमेंट हो जाएंगे और उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर आर्गॉन जो है हमने नहीं लिखा है, वो आप समझ जाओगे। आर्गॉन के बाद 3d एंड 4s के इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। अब बता के रखा है कि अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो कौन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो हर एक केस में आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जो पिंक कलर के बता के रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल देते हैं तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग होने वाली कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब इन कन्फिग्रेशन में जो d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब काउंट किया जाए तो उनकी वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू के तौर पे आ जाएगी, और उसी के रिगार्डिंग हम मैग्नेटिक मोमेंटम बोहर मैग्नेट्रॉन में क्या होगा वो सोच सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे उसी में मैग्नेटिक मोमेंटम हो जाएगा 5.92। फिर नेक्स्ट देखते हैं, Which element does not exhibit variable oxidation state। अब देखो इसको समझने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का एक पूरा टेबल दे रखा था, उसको देखना जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर स्कैंडियम देखोगे तो उसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होता है, तो उसमें कोई वेरिएबल मतलब जो वेरी हो रही हो ऐसी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल नहीं है। लेकिन वैसा ही केस जिंक में भी तो था, जिंक में भी और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2। हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सिर्फ जानने के लिए अगर देखते हैं तो जिंक ऐसा क्यों नहीं है, तो जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं गिना जाता। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तो वो Mn में आ जाती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कॉपर में दिखाई देती है। फिर ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो Fe जो है उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल नहीं है। कॉपर के केस में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +1 एंड +2। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच कोऑर्डिनेशन स्पीसीज शोज फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स। अब ये बात आपने अगर पढ़ी हो तो आपको याद होगी कि MA3B3 टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसी में फेशियल एंड मेरिडियोनल देखा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं MA3B3 सिर्फ एक ही ऑप्शन डी जो है उसमें दिखाई दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। उसमें MA3B3 जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट, विच लिगेंड फॉर्म्स सिनर्जिक बॉन्ड विथ मेटल। तो अब सिनर्जिक बॉन्ड क्या हो रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे सपोज ये लिगेंड है और यहाँ पर मेटल है, तो लिगेंड्स जो हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाते थे, और मेटल जो है वो अगर बैक डोनेशन कर दे
तो उससे बन जाता है पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड की वजह से पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा और पाई बॉन्ड की वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसी को बोला जाता है सिनर्जिक इफेक्ट। अब ये पूरा टॉपिक जो है वो सबसे लास्ट में दे रखा था चैप्टर में, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें इस तरीके से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है कि मेटल्स जो है वो CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बैक बॉन्डिंग से भी बॉन्ड बन जाएगा जो कि पाई बॉन्ड होगा। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके अंदर पाई एसिड लिगेंड बोला जाता है इसको। एक इंपॉर्टेंट बात, वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगी CO की, उसी में मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। दिस बैक डोनेशन इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, सिनर्जिक बॉन्डिंग। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। अब ये रिलेशन जो दे रखे हैं उसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तो टेक्स्ट बुक में एज इट इज दे रखा है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो जानने जैसी है कि अगर इसी रिलेशन को हम ऐसे देखें कि 9 डेल्टा T इज इक्वल टू 4 डेल्टा O, तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि डेल्टा T जो है उसकी वैल्यू डेल्टा O के कंपेयर में कैसी होगी। मतलब डेल्टा T जो है टेट्राहेड्रल में एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी ऑक्टाहेड्रल में जो एनर्जी गैप है उसके कंपेयर में। वही बात, डेल्टा T इज स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डेल्टा O। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल। तो अब किसी भी कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा या कम है वो कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें बाकी सारे ऑप्शन में मोनोडेंटेड लिगेंड्स आ रहे हैं और कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बाइडेंटेड या फिर कोई ऐसा लिगेंड है जो पॉलीडेंटेड है, जो बहुत सारे बॉन्ड से मेटल के साथ जुड़ सकता है। तो उस केस में एक बात आ रही थी, इसको हम किलेटिंग लिगेंड या चिलेटिंग लिगेंड से जानते थे और वो जो लिगेंड्स होते हैं उनकी वजह से कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन थे इसमें A, B और C में सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड्स थे, जबकि ऑप्शन D जो है इसमें C2O4 जिसको ऑक्सिलेटो कहा जाता है वो होता है किलेटिंग लिगेंड या फिर उसी को बाइडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। तो ऑप्शन D जो है वो सही हो जाएगा। स्टेबिलिटी इज ग्रेटली एनहांस्ड बाय द चिलेट इफेक्ट या फिर चिलेटिंग इफेक्ट। C2O4 2- इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। फिर नेक्स्ट, when 1 mole of CrCl3 6H2O is treated with excess of AgNO3, 3 moles of AgCl are obtained. The formula of coordination compound is। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स की हम रिएक्शन करते हैं AgNO3 के साथ और हमें 3 मोल AgCl मिल रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का। तो इसी को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर AgCl जो है वो बन कैसे रहा है, जब ब्रैकेट के बाहर Cl अवेलेबल हो तब। अब ब्रैकेट के बाहर अगर 3 Cl अवेलेबल होंगे तभी 3 मोल AgCl बनेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, CrH2O6 Cl3, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी से जो कुछ जुड़ा है वो आयोनाइजेशन से सेपरेट हो सकता है। तो यहाँ पर 3 Cl थे वो सेपरेट हो सकते हैं और वो Cl अगर Ag के साथ जुड़ जाए तो Ag प्लस से Cl- के कॉम्बिनेशन से मिलता है AgCl। अब 3 Cl जब बाहर होंगे तो वो AgCl बना सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला होगा। इसी को थोड़ा और समझने के लिए इसकी रिएक्शन भी आप चेक कर सकते हो कि ये रिएक्शन होगी CrH2O6 Cl3 जो बाहर है वो आयोनाइज होकर के Ag के साथ जुड़ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग 3 मोल AgCl मिलेंगे, 3NO3- जो है वो सेपरेट होंगे। फिर नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ डाइक्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 गिविंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप की होगी। अगर क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन के साथ की रिएक्शन से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल रही है तो ये रिएक्शन किस टाइप की होगी। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसमें कुछ इस टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी कि क्लोरोबेंजीन जो है
वो अगर एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसी बात को थोड़ा और समझने के लिए हम ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दो Cl जो होते हैं, Cl2 में जो दो Cl हैं उसमें से एक Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के FeCl3 के पास आ जाता है, क्योंकि ये लुईस एसिड के जैसे वर्क करता है। तो उस टाइम पे ये वाला जो Cl है ये Cl+ बनेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बताया जा सकता है। यहाँ पर FeCl4- जो यहाँ पर Cl के एक्सेप्टेंस से बना था, वो जब H+ के साथ जुड़ जाएगा तो FeCl3 वापस मिल जाएगा, जो कि फिर से उसके मेन जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें आ चुका है। इससे हम समझ सकते हैं कि FeCl3 जो था वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो गया, वो रिएक्शन के बाद एज इट इज वापस मिला है, मतलब वो एक कैटालिस्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है। फिर एक और बात, यहाँ पर H+ आया कहाँ से? तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो जिस पोजीशन पे ये Cl जुड़ रहा है वहां पर कुछ तो उसने सब्स्टिट्यूट किया है, और वो क्या सब्स्टिट्यूट किया है? तो H+ को हटा करके Cl+ आ चुका है, और वहां से जो H+ निकला था वही H+ FeCl4- में Cl- जो होगा उसके साथ जुड़ करके HCl बना देता है और FeCl3 वापस मिल जाता था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, Which compound will give SN1 reaction very fast? अब देखो SN1 रिएक्शन जो है वो टर्शरी टाइप के मॉलिक्यूल्स में बहुत आसान होता है। उसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है उसमें इजी वाला ट्रेंड है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड नॉर्मल कंपाउंड्स। अब यहाँ पर तो सारे के सारे दे रखे हैं वो टर्शरी, तो इनमें कैसे सोचेंगे? तो इनमें एक और बात सोची जा सकती है, और वो बात है बॉन्ड लेंथ की। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो आयोडीन के केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम है, मतलब कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एंथैल्पी कम होगी, इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या फिर स्टेबिलिटी कम कही जा सकती है। ये ऐसे भी आप समझ सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है उसमें एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है, तो आयोडीन में साइज सबसे ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड तोड़ना आसान, रिएक्टिविटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पर जो पूछा था उसमें रिएक्टिविटी पूछी थी। SN1 के रिगार्डिंग जो आयोडीन वाला मॉलिक्यूल है वो बड़े आसानी से रिएक्शन कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव? देखो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं उसको फाइंड करने के लिए उसमें चेक करते हैं कि कायरल कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसी के लिए ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को हम एक अलग तरीके से चेक कर रहे हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं तो ये जो कार्बन है उसके साथ दो CH3 आ गए, मतलब वो तो सेम टाइप की वैलेंसी हो गई। अगर कहीं पे CH3 या CH3 दे रखा है तो उन कार्बन के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि उनकी वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से सेटिस्फाइड है ही नहीं। यहाँ पर तो 3 एटम सेम हो गए, तो सिर्फ एक ही कार्बन के बारे में सोचना था, और ये कार्बन जो है उसकी 2 वैलेंसी तो CH3 के साथ अटैच है, मतलब ये तो कायरल हो ही नहीं सकता। सेम वे अगर हम चेक करते जाएंगे तो ये जो बी ऑप्शन है उसमें कार्बन के साथ जुड़ने वाली सारी स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है, मतलब उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से सेटिस्फाइड, इसलिए यहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है। जबकि अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं तो यहां पर ये जो कार्बन था उसमें भी 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। सेम वे अगर ऑप्शन डी देखेंगे तो इस कार्बन के साथ 2 CH3 आ गए, तो यहां पर भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन सही है और वो हो जाएगा बी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स इज एन एप्रोप्रिएट सेट टू प्रिपेयर 1-methoxy-4-nitroबेंजीन। इसको समझने के लिए रिएक्शन देख लेते हैं। देखो ये रिएक्शन है, अगर हमें प्रिपेयर करना था ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है उसी को बता दिया है OCH3 मतलब मिथॉक्सी एंड NO2 मतलब नाइट्रो, तो 4-नाइट्रोमिथॉक्सीबेंजीन है, इसको हमें प्रिपेयर करना है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन सी रिएक्शन जो है वो सबसे आसान हो सकती है? तो SN2 रिएक्शन। SN2 में इजी वाला ट्रेंड क्या था? तो CH3 फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी,
मतलब यहाँ पर जो है वो CH3X अगर यूज़ किया जाए तो रिएक्शन सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये नॉर्मल कंपाउंड के जैसे हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक इसके ऊपर होगा तो X जो है वो निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब ये SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में देखो, दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये मॉलिक्यूल जो देख रहे हो ये देखने से ही पता चल रहा है, O बीच में आ रहा है, मतलब ये ईथर मॉलिक्यूल है, तो हम ईथर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईथर बनाने की कोशिश, उसकी रिएक्शन को बोला जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इट इन्वॉल्व्स एन SN2 अटैक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 2 अटैक ऑफ एन अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन, अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन ऑन एन अल्काइल हैलाइड। तो यहां पर अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन जो है वो पहले से होना चाहिए, और वो रिएक्शन किसके साथ करेगा? तो यहां पर रिएक्शन कर रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये पहले से अवेलेबल होना चाहिए। O बेंजीन एंड NO2, O बेंजीन एंड NO2 पहले से अवेलेबल हो, वैसा ये एक ऑप्शन था जो यहाँ पे दे रखा है। वैसे देखने जाए तो इसमें भी ऐसा अवेलेबल तो था, लेकिन इन दोनों में से ये सॉल्ट के जैसे हैं, तो इसमें से सोडियम को हटाना और Br के साथ अटैच करना आसान था, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें ये फिनॉक्साइड आयन के जैसा बन जाएगा और ये CH3Br हो जाएगा, NaBr सेपरेट हो जाएंगे और CH3 यहाँ पर जुड़ने से मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर, NO2 यहाँ पर, तो नाम हो जाएगा 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which compound gives immediate reaction with the mixture of concentrated HCl and ZnCl2 at room temperature? अब ये जो रिएक्शन है उसको ल्यूकास रिएक्शन बोला जाता है, और ये जो दे रखे हैं वो ल्यूकास रिएजेंट है। ल्यूकास रिएक्शन के लिए एक बात फेमस है कि वो टर्शरी के लिए सबसे ज़्यादा आसान है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन थे, अगर इनको हम चेक करते हैं तो पहले देख लेते हैं कि कौन से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है, तो हमें पता चलेगा ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली पता चल जाएगा ये टर्शरी मॉलिक्यूल है वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर इसी को और डिटेल में देखना चाहे तो इन मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा था वो कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए ये टर्शरी था। इसी वे में बाकी जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उनके बारे में भी सोचा जा सकता है कि वो सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी कैसे हो रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, द कॉमर्शियल अल्कोहल इज मेड कलर्ड बाय एडिंग। तो कॉमर्शियल अल्कोहल जो है उसको कलर्ड कैसे बनाया जाता है? तो उसमें ऐड कर दिया जाता है CuSO4। उसको ऐड करने से कलर कैसा बन जाएगा? तो कलर बन जाएगा ब्लू। तो ये जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात भी है जो थोड़ी नोटिसेबल है। बात ऐसी है कि अल्कोहल को कलर भी किया जाता है और उसको फाउल स्मेलिंग भी बनाया जाता है। अब फाउल स्मेलिंग अगर बनाना है तो उसके लिए एक और मटेरियल उसके अंदर ऐड किया जा सकता है और वो है पायरिडीन। तो अगर हम इसके अंदर पायरिडीन ऐड कर देते हैं जो कि C5H5N या फिर इस तरीके से जाना जा सकता है, तो इसको ऐड करने से फाउल स्मेल मिल जाएगी अल्कोहल को, तो लोग पीना पसंद नहीं करेंगे। फिर भी कुछ लोग कुछ कह नहीं सकते। आगे, सब्सटेंस A प्लस CrO3, तो साइक्लोहेक्सेनोन बन रहा है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस A। अब ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं उसमें CrO3 जो है उसको बोला जाता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये कीटोन बन रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए। इसकी रिएक्शन आप कुछ ऐसे देख सकते हो। ये जो रिएक्शन है साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH है, CrO3 जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, CrO3 या फिर PCC, इन दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। इवन PCC जो है वो बेटर रिएजेंट है ऐसा बताया गया है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एसिडिक मीडियम में KMnO4 होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करते हैं तो वो डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर CrO3 जो यूज किया है वो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। इसी बात को थोड़ा और तरीके से भी समझा जा सकता है। यहाँ पर अगर देखो
तो ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है इसको ऐसे बनाया है। अब अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के पहले और बाद में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अगर ये 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गए तो वहां पे बन जाएगा कीटोन। अब ये जो बात है इसी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात जो किसी और एमसीक्यूज वगैरह में काम में आ सकती है, CrO3 या PCC जो हैं वो अगर प्राइमरी अल्कोहल हैं तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा ऑक्सीजन के पहले से और बाद में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर बन गया अल्डिहाइड। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो अगर ये प्राइमरी अल्कोहल के बदले सेकेंडरी अल्कोहल हो तो 2 हाइड्रोजन जाने के बाद ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर वैसा ही तो केस था, OH जिस कार्बन से जुड़ा था वो और 2 कार्बन से जुड़ा था, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल के जैसे था, तो इसीलिए इस केस में हमें कीटोन मिला है। अगर यहीं पर KMnO4H+ यूज कर ले तो CH2OH में से COOH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एस्पिरिन हैज हाउ मेनी बॉन्ड्स। अब यहाँ पर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की बात कर रखी है। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सी एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको याद ही कर लेना। इसका आंसर है 21 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड्स। अब इसी को समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एस्पिरिन जो होता है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एक बात, एसिटाइल ग्रुप जो है वो COCH3 है। अब हम बोल रहे हैं सैलिसिलिक एसिड, तो वो क्या होता है, तो अगर बेंजीन के ऊपर COOH है और ऑर्थो पोजीशन पे OH हो तो उसको बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो अगर हाइड्रोजन हटा करके एसिटाइल ग्रुप आ चुका है तो इसको बोला जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें पूछा था आपको कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने हैं। इसी को काउंट करने के लिए आप कुछ ऐसा सोच सकते हो, इसमें जो स्पेसिफिक ग्रीन कलर से देख रहे हो वो सारे के सारे पाई बॉन्ड हो जाएंगे, और पिंक वाले कलर्स जो हैं उसको गिन लेना, वो सारे बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि है 21। फिर नेक्स्ट, विच इज ए IUPAC नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड। अब ये पूरी जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक सीरीज आ रही है उसमें से एक है। इसको भी समझने के लिए टेक्स्ट बुक में एक डेटा दे रखा था। वो डेटा कुछ इस तरीके से है कि ये जो 2 COOH जुड़ जाए तो ऑक्जेलिक एसिड, फिर ऐसे ही एक CH2 बीच में आ जाए तो मेलोनिक एसिड, फिर ऐसे ही 2 CH2 आ जाए तो सक्सेनिक एसिड। अब आपको पूछा था इसी सक्सेनिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो यहाँ पर कैसे टोटल 4 कार्बन थे और 2 बार COOH आ रहा है, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड उसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट, बाय विच रिएजेंट बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। अब देखो बेंजाल्डिहाइड वो एक अल्डिहाइड है, एसिटोफिनोन नाम से ही पता चल रहा है वो कीटोन। इनको समझने के लिए आप उनके स्ट्रक्चर्स भी सोच सकते हो। यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर सोचना चाहें तो ये है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है जो कि बेसिक मीडियम में यूज किया जाता है। अब टॉलेंस रिएजेंट स्पेसिफिकली अल्डिहाइड्स के ऊपर वर्क करता है, कीटोन के ऊपर वर्क नहीं कर रहा। तो इससे हमें डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल हो जाएगा कि बेंजाल्डिहाइड है तो इसके साथ रिएक्शन होगी, अगर एसिटोफिनोन है तो इसके साथ की रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आ जाती है कि NaHCO3 भी तो यूज हो सकता था। टेक्स्ट बुक के एक जगह पे ये पूरा डेटा है, उसमें बात ऐसी आती है कि अल्डिहाइड्स जो हैं उनके केस में प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी, कीटोन्स के केस में प्रोडक्ट कम मिलेगी। मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है वो कीटोन के केस में लेफ्ट साइड होता है, अल्डिहाइड्स के केस में राइट साइड होता है। तो अब यही बात जो है इसके अकॉर्डिंग तो हम ये भी कह सकते थे ना कि भाई इससे भी डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल था। बात सही है, लेकिन रिएक्शन तो इन दोनों की NaHCSO3 के साथ हो सकती है। मतलब रिएक्शन कम या ज़्यादा होगी वो थोड़ी एक बात है, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट वाली जो बात है वो 100% डिस्टिंग्विश कर सकती है। मतलब अल्डिहाइड है तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी ही होगी, कीटोन है तो रिएक्शन होगी ही नहीं। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, रिएक्शन तो दोनों कर रहा है, अल्डिहाइड भी कर रहा है, कीटोन भी कर रहा है। हाँ, अल्डिहाइड की रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, कीटोन की रिएक्शन थोड़ी कम हो रही है, लेकिन रिएक्शन तो दोनों कर रहे हैं।
तो इन दोनों ऑप्शन में से स्पेसिफिकली इसी ऑप्शन को यूज किया जा सकता है डिस्टिंग्विश करने के लिए। फिर नेक्स्ट, treating in nitrile with Grignard reagent followed by hydrolysis yields a ketone। ये रिएक्शन अगर आप समझ रहे हो, चलो रिएक्शन को ही देख लेते हैं डायरेक्ट। ये है नाइट्राइल, अगर IUPAC के तौर पे देखेंगे तो नाइट्राइल है, नहीं तो साइनाइड भी कह सकते हैं। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो ईथर की प्रेजेंस में हमें कुछ ऐसा मिलेगा, और उसके बाद अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोसेस से हमें मिल जाएगा ये कीटोन। तो यहाँ पर कीटोन मिल रहा है, ये रिएक्शन से ही पता चल रहा था। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN रिएजेंट। तो अब देखो HCN में से जो CN माइनस मिलेगा वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल के साथ एल्डिहाइड या कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन यहां पर जो अवेलेबल ऑप्शन है ना, उनमें तो सारे के सारे कीटोन ही हैं। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो अवेलेबल कीटोन्स हैं उनमें से कौन सा होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है। तो ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक वाली रिएक्शन है। तो हम ये चेक करेंगे कि किस केस में न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शन कर सकता है। तो बात सिंपल इतनी सी है कि जिस केस में स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा उस केस में रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो उन्हीं के स्ट्रक्चर्स बताए जा सकते हैं। जैसे ये ABCD जो दे रखे हैं उन्हीं के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं उसमें अगर हम चेक करना चाहें कि किस केस में स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पर चेक कर लो। जिस केस में आइसोब्यूटाइल ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ पर भी पिंक देख रहे हो वहाँ पर उस साइड से अटैक करना मुश्किल होगा। दूसरी बात, ये जो ब्लू देख रहे हो वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, वो भी अगर प्रेजेंट है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। लेकिन डी वाला ऑप्शन एक ऐसा था जिसमें एक साइड सिर्फ CH3 है, मतलब इसमें बाकियों के कंपेयर में स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, और इसी के लिए डी जो है उसके रिगार्डिंग रिएक्शन आसान हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। देखो इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कीटोन्स रिएक्ट्स विथ इथिलीन ग्लाइकॉल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, डैश प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। अब यहां पर प्रोडक्ट क्या मिल जाती हैं, तो रिएक्शन एज इट इज टेक्स्ट बुक में दे रखी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कीटाल मिल जाता है, वो रिएक्शन है वो हम चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पर कीटोन के रिगार्डिंग रिएक्शन जो है वो ऐसे दे रखी है। अगर इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कर ली हमने तो यहाँ पर 2 H एंड एक O मतलब H2O निकल जाएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटाल बनेगा। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए साइक्लिक कीटाल बोला जा सकता है। अगर ऐसी ही रिएक्शन एल्डिहाइड के बारे में देखी जाए तो एल्डिहाइड HCl गैस एंड अल्कोहल के प्रेजेंस में पहले हेमी एसिटल और उसके बाद फिर से रिएक्शन करते हैं तो एसिटल जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे दे सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट, अब ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगी। अब ये जो रिएक्शन है ये देखने से ही पता चल सकती है कि ये क्रॉस aldol कंडेंसेशन की रिएक्शन है। अब इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये तब पता चलेगा जब हम रिएक्शन को समझेंगे। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, ये कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। हमने सिंपली इसको याद रखा था कि यहाँ पर जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो निकाल दो और ये ऑक्सीजन निकाल दो। 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन को निकालने से यहाँ पर H2O निकल जाएगा, बाकी जो है वो जुड़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगी। तो अब ये जो है इसी को हम कुछ इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो ये जो था वो ऑप्शन सी में अवेलेबल था, बेंजाल एसिटोफिनॉन। बाकी कोई भी जो है जैसे बेंजोक्विनोन ऐसा होता है, या फिर बेंजोफिनॉन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डी जो है वो तो बेंजोइक एनहाइड्राइड है, वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये बेंजोइक एनहाइड्राइड तो बिल्कुल नहीं है। तो बाकी सारे कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं थे, सिंपली ऑप्शन सी जो था वो पॉसिबल था, वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस विल अंडरगो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन।
अब डायएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो तो एनिलीन के साथ होने वाली रिएक्शन है, मतलब बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली NH2 कनेक्टेड हो तब ये रिएक्शन हो सकती है। अब ये जो ऑप्शन अवेलेबल थे उनके बारे में सोचने के लिए हम चेक करते हैं पहले C7H9N के रिगार्डिंग किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं, देखो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट किया जाए तो पता चलेगा कि उसकी वैल्यू आ रही है 4, मतलब कि 3 डबल बॉन्ड एंड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो होता है वो बेंजीन में होता है, मतलब इसमें एक बेंजीन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ये इस बात से पता चलेगा हमें। अगर ऐसा है तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकता है, तो एक तो C6H5 पॉसिबल हो सकता है। अगर C6H5 इतने में से निकाल दिया तो ये CH4N बनेगा जिसमें CH2NH2 हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा इस तरीके से, बेंजीन के ऊपर CH2NH2। सेम वे बाय सब्स्टिट्यूट भी तो हो सकता है। यहां पे अगर 2 सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो C6H6 निकाल दो, C6H4 निकाल दो। अगर C6H4 निकाल दिया तो CH5N बचेगा। अब इसमें अगर देखते हैं तो NH2 एंड CH3 ऐसे सोचा जा सकता है, और CH3 जो है NH2 के ऑर्थो या फिर मेटा या फिर पैरा पोजीशन पे हो सकता है। तो ये 3 जो हैं उनमें NH2 डायरेक्टली बेंजीन के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें डायएजोटाइजेशन पॉसिबल है, जबकि इस केस में डायएजोटाइजेशन रिएक्शन हो सकती है नहीं। तो अगर इसमें डायएजोटाइजेशन नहीं हो सकती तो सिर्फ 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, वो 3 जो ऑप्शन थे तो आंसर हो जाएगा बी जो कि है 3। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म एंड KOH, जो अल्कोहलिक KOH आ रहा है, इसको देख के ही पता चल जाएगा कि ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है, तो यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। प्राइमरी एमाइन जो है वो ये टेस्ट देते हैं, जबकि सेकेंडरी या टर्शरी एमाइन जो है वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। ये आइसोसाइनाइड जो है वो फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ये बात भी याद कर लेना। नेक्स्ट, इसी के लिए रिएक्शन ऐसे सोची जा सकती है कि अगर ये एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, ये आइसोसाइनाइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एंड लिबरेट विच गैस। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन जो कि प्राइमरी टाइप का हो, वो पहले तो नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डायएजोटाइजेशन। इससे मिलता है डायजोनियम हैलाइड का सॉल्ट, और वो सॉल्ट जो है वो अनस्टेबल होता है, तो उसी में से रिएक्शन होकर के हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। सिंपली उसमें से कन्वर्जन हो जाएगा, सपोज पानी यूज़ कर दिया तो अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस जो है वो सेपरेट होगा। तो इसी की रिएक्शन कुछ ऐसी सोची जा सकती है। इस रिएक्शन को हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई प्राइमरी एमाइन जो था नाइट्रस एसिड के साथ की रिएक्शन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जैसे बनता है, वैसे ही यहाँ पर बेंजीन नहीं आएगा लेकिन डायजोनियम क्लोराइड वाला सॉल्ट बन जाएगा। फिर अल्कोहल के साथ मतलब पानी के साथ की रिएक्शन से अल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो सेपरेट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका मीनिंग हो जाएगा कि पैरा में CH3 ग्रुप होना चाहिए, सल्फोनाइल क्लोराइड होता है SO2Cl। तो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से पैरा में CH3 हो ऐसा कौन सा है, तो बाकी किसी में तो पैरा में CH3 है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, ऑप्शन सी, जो कि सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, प्राइमरी एमाइन ऑन रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। अगर प्राइमरी एमाइन है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, बनता है एमाइड, ऑप्शन बी। उसकी रिएक्शन कुछ ऐसे सोची जा सकती है, ये प्राइमरी एमाइन है, अगर हमने इस तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर ली तो ये CH3COO हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एसिटिक एसिड बनेगा। बाकी सारी चीजें जब जुड़ जाएगी तो यहाँ पर CONH बन रहा है जिसको बोला जाता है एमाइड। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स।
अब ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, एनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन या पैराटोल्यूडिन। इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, तो ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर ध्यान से देखें तो NO2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इसी के बारे में एक और चीज़ हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो है वो इजी होता है कब, जब ये अच्छा सा बेस हो। अब बेटर बेस के लिए क्या होगा, जैसे ये एमोनिया है तो उसमें नाइट्रोजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी हो जाएगा, तो वो अच्छा सा बेस बन जाएगा। इसी को समझने के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें देखते हैं, तो NO2 ग्रुप है और CH3 ग्रुप है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन खींचे चले आएंगे, नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा, तो ये इतना अच्छा बेस नहीं होगा। जबकि CH3 जब जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो देना आसान हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा वाला जो बेस होगा वो ये 3rd नंबर हो जाएगा, और सबसे जो बुरा वाला बेस है, मतलब अच्छा बेस नहीं है, वो हो जाएगा 2nd ऑप्शन। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन D जो है वो सही होगा। 3 जो है वो सबसे अच्छा बेस है और 2nd नंबर जो है वो सबसे अच्छा बेस नहीं। फिर नेक्स्ट, विच हार्मोन रिलीज्ड बाय गोनाड। गोनाड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसी में कुछ और बातें आप याद कर सकते हो, जैसे इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से सिक्रेट होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है, थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती हैं उससे मिलता है। फिर ऐसे ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, टेस्टोस्टेरोन इज द मेजर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस इन मेल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एज इट इज टेक्स्ट बुक में दे रखी है, वही आपको बताई है, जो किसी और MCQs के लिए काम में आ सकती हैं। यहाँ पर एस्ट्राडायोल जो है इज मेन फीमेल सेक्स हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एंड participates in the control of menstrual cycle. Progesterone is responsible for preparing the uterus for implantation of fertilized egg. फिर नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कन्वर्जन्स डिजीज अकर्स। तो कन्वर्जन जो है वो विटामिन B6 के रिलेटेड है, उसकी कमी से कन्वर्जन हो जाता है। विटामिन B6 जो है उसी का साइंटिफिक नेम दे रखा है और वो है पायरिडॉक्सिन, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब ऐसे ही रिबोफ्लेविन वो किसके रिगार्डिंग है, तो विटामिन B2 के रिगार्डिंग, थायमिन वो विटामिन B1 के रिगार्डिंग है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन C होता है। फिर नेक्स्ट, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन आर वाटर डैश रिस्पेक्टिवली। तो एमाइलोज जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एमाइलोपेक्टिन है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इन दोनों के बारे में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी जो है इसमें सही हो जाएगा। एमाइलोज जो है वो 15 to 20% होता है स्टार्च के अंदर, जबकि एमाइलोपेक्टिन अगर देखा जाए तो 80 to 85% अवेलेबल होता है स्टार्च में। फिर नेक्स्ट, ग्लूकोज डज नॉट गिव रिएक्शन विथ। तो ग्लूकोज जो है वो किसके साथ रिएक्शन नहीं देता। तो अब देखो बाकी सारे ऑप्शन जो हैं, जैसे Br2 के साथ ग्लूकोज है ग्लूकोनिक एसिड बना देता है, या फिर CH3CO twice O के साथ पेंटाएसिटेट बना देता है, या फिर अगर NH2OH के साथ देखते हैं तो ऑक्साइम बन जाता है। तो ये बाकी सारे ऑप्शन के साथ तो रिएक्शन हो रही थी, लेकिन NaHSO3 के साथ ये वाली रिएक्शन नहीं हो रही थी, और टेक्स्ट बुक में इसके बारे में खास तौर से एक बात आ रही थी। इसका रीज़न था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब वहाँ पर फ्री CHO ग्रुप अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल होता तो ये NaHSO3 के साथ भी रिएक्शन हो जाती, लेकिन इसका रीज़न ये दे रखा था, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो कैम्फर जो होता है वो है सॉलिड और नाइट्रोजन जो है वो गैस है।
तो कैम्फर, जिसको कपूर भी बोला जाता है, तो वो सॉलिड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वो एक बार देख लो। जैसे लिक्विड इन गैस क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, या फिर यहाँ पे अगर देखते हैं गैस इन सॉलिड तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। फिर ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड लास्ट जो है लिक्विड इन सॉलिड तो एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। फिर नेक्स्ट, maximum amount of solid solute that can be dissolved in specified amount of a given liquid solvent does not depend on। जैसे हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट से फर्क पड़ता है। जैसे सॉल्वेंट अगर कोई स्पेसिफिक है तो उसमें कोई चीज़ ज़्यादा डिसॉल्व हो जाए, ये पॉसिबल है। प्रेशर जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिक्विड और सॉलिड पे प्रेशर इंक्रीज करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही माइन्यूट सी इफेक्ट होती है उसकी, तो उसको निग्लेक्ट किया जाता है। जबकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे शुगर है, शुगर का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट, जैसे पर्टिकुलर NaCl को अगर हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो NaCl जो कि पोलर है तो उसका नेचर इफेक्ट करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट जो है उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट, तो प्रेशर जो है वो सही वाला आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो इसको जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ये बात आपको पता चलनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो दे रखा है वो I की वैल्यू दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग भी आपको समझ आना चाहिए कि CaCl2 जो है उसमें 3 के करीब की ही वैल्यू हो सकती है जो कि ये दे रखी है। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है तो उसके रिलेटेड जो इक्वेशन होता है वो आपको याद होना चाहिए, पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। तो अब वही इक्वेशन जो है वो अगर हम यूज करते हैं, यहाँ पर C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर होता है। यहाँ पर मोल ही फाइंड करने हैं, लीटर जो है वो सॉल्यूशन उन्होंने दे रखा है 2.5 लीटर। यहाँ पर R जो है उसकी क्या वैल्यू लेनी है वो भी उन्होंने दे रखा है। 300 केल्विन कैसे चेक किया हमने, तो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस था, उससे केल्विन में मिला, तो बाकी सारी वैल्यू रखोगे और नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे जो कि हैं 0.03 मोल। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर डेल्टा H मिक्स इज लेस देन 0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा H मिक्स जो है वो लेस देन 0 कब होगा, जब नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो अब नेगेटिव डेविएशन वाला ऑप्शन कौन सा था इन सब में से, ऑप्शन डी जो है वही तो था जिसमें नेगेटिव डेविएशन हो रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि CHCl3 एंड CH3COCH3 इन बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका वेपराइजेशन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि अगर नए वाले बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस जो होती हैं वो एक तरीके से एक्सोथर्मिक होती है, मतलब जिसमें से हीट रिलीज हो जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा इन दोनों के बीच में उसकी वजह से हीट रिलीज हो जाएगी, तो हीट रिलीज होने से डेल्टा H जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। मैंने अभी जो बताया उसी के रिलेटेड कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट, a 0.1 molar aqueous solution of weak acid freezes at this temperature, then want of factor is, अब want of factor मतलब I जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और यहाँ पे इन्होंने एक वीक एसिड के बारे में बता के रखा है। तो सिंपल वाला इक्वेशन जो यूज होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। अब देखो इन सभी से पहले ये एक बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि ये जो टेम्परेचर है ना उसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं क्या। तो सबसे पहले ये जो है ना ये फ्रीजेस एट दिस टेम्परेचर ऐसा बता के रखा है।
और एक्वियस सॉल्यूशन की बात है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये इतने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है तो ये जो है ये 0 में से माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी वही ये डेल्टा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, चेंज तो हमेशा सेम ही होता है। वो सेल्सियस में जितना चेंज होगा वही चेंज केल्विन में होगा। तो इसी को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे इक्वेशन के अंदर। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन था, उसमें वैल्यू रखेंगे, आई की वैल्यू मिल जाएगी 1.10, जो कि है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट, a solution is obtained by mixing 200 gram of 10% solution and 300 gram of 20% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कुछ सिंपली अगर बताना चाहे तो ऐसा हो जाएगा, वी आर मिक्सिंग 2 सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन कौन सा है, 200 ग्राम ऑफ 10% सॉल्यूशन। तो ये 200 ग्राम सॉल्यूशन हैविंग 10% सॉल्यूट बाय मास, उसको हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, 300 ग्राम सॉल्यूशन हैविंग 20% सॉल्यूट। इसी को अगर हम कैलकुलेट करें कि जैसे ये 10% सॉल्यूशन है, उसका मीनिंग क्या, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट होगा। तो 200 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें कितना होगा, क्योंकि हमारे पास तो 200 ग्राम सॉल्यूशन था तो उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट होगा। सेम वे दूसरी कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा कि इसमें 60 ग्राम सॉल्यूट होगा। अब अगर इसी कैलकुलेशन को आगे करते हैं तो यहाँ पर ये 20 और 60 टोटल 80 ग्राम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्यूट। और ये 300 ग्राम था और 200 ग्राम, तो इनका सम करेंगे तो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 500। तो अब सिंपली जो हमारा इक्वेशन था परसेंटेज मास बाय मास का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उसको जब यूज करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 16%, जो कि है ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉलोइंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल। तो ये इक्वेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उनमें से एक ही था जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ऑप्शन बी NaCl। तो NaCl जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, देन E0 सेल फॉर दिस रिएक्शन विल बी हाउ मच। तो सबसे पहले हमें ये बता के रखा है रेट कांस्टेंट जो है वो इस रिएक्शन का इतना है। अब अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। तो आप समझोगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट K की। तो इसके टाइम ये सेल कांस्टेंट हो गया 0, क्योंकि उस टाइम पे सेल जो है वो तो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी जनरेट होगी ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई एक तरीके से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन भी नहीं हो रहा, तो कोई पोटेंशियल भी जनरेट नहीं हो रहा। ई सेल की वैल्यू जो है वो तो 0 हो गई। तो अब ये पूरा टर्म अगर इस साइड ले जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर n जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बताया जा सकता है कि इस रिएक्शन में ये रिएक्शन हो जाएगी कॉपर के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इस तरीके से, और Ag के रिगार्डिंग इस तरीके से। इस पूरी रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉमन हो जाएंगे, जिनको कैंसल आउट करके ये रिएक्शन बन सकती है। तो इससे हमें पता चला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2। अगर इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेते हैं तो जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 0.46 वोल्ट, जो कि है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो एज इट इज टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि इस प्रोसेस से हमें क्या चीज़ें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोसेस से हमने याद रखा था ये क्लोर अल्कली मेथड से क्लोरीन मिलेगा, NaOH मिलेंगे और H2 मिलेगा। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो है वो NaOH बनेगा,
NaOH तो बेस होता है। अगर बेस प्रेजेंट है तो पूरा जो सॉल्यूशन होगा उसकी pH के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो बेस अगर प्रेजेंट है तो pH जो है वो बढ़ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce 45 ग्राम of Al from molten Al2O3। मतलब Al2O3 हमारे पास मोल्टन फॉर्म में है और उसमें से हमें ये बताना है कि कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ेगी अगर हमें 45 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए। तो अब इसको चेक करने के लिए सिंपल रिएक्शन देखते हैं। Al3+ से Al अगर हमें चाहिए तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मतलब कि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, और 1 मोल एल्यूमिनियम को कहा जा सकता है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हमें 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी। तो अगर हमें 45 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो 5 जो है वो आंसर हो जाएगा। आंसर है डी। फिर नेक्स्ट, इन लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज, तो इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड है H2SO4 जो कि है ऑप्शन बी। इसके बारे में इस रिएक्शन के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस रिएक्शंस को भी अच्छे से देख लेना। एनोड पे होने वाली प्रोसेस ये है, कैथोड पे होने वाली प्रोसेस ये है, और ये इन दोनों की कंबाइंड प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है वो कैंसिल करके हम फाइनल रिएक्शन लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट, इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटालिक वायर for 3 hours, then how many electrons would flow through the wire? अब इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि पहले तो ये जो टाइम दे रखा है ना 3 hours, उनके सेकेंड्स कितने होते हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो वो जब चेक करोगे तो टाइम कुछ इस तरीके से बनेगा। 3 hours हैं तो 3 × 60 मिनट्स, 3 × 60 × 60 सेकेंड्स, तो काउंट करोगे तो 10800 इतने सेकेंड्स हो जाएंगे। सेम वे में हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो 3 × 60। फिर ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अब यहाँ पे जब काउंट कर रहे हैं 3 × 60 मिनट तो कितने सेकेंड्स हो जाएंगे वो काउंट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सेकेंड्स मिल गए। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर Q = IT वाला फॉर्मूला। I जो है वो एम्पियर में करंट वो दे रखा था 1.5 एम्पियर, टाइम जो है वो सेकेंड्स में जो हमने फाइंड किया था यहाँ पे उसी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आंसर मिल जाएगा Q जो कि है 16,200 कूलम। लेकिन हमें तो पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बारे में, तो अगर हमें उसके बारे में चेक करना है तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमें ये दे रखा था कि भाई इतने कूलम जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई अगर इतने कूलम चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड हैं, तो अगर ये जो कूलम चार्ज हमें मिला तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटेड होगा, वो जब काउंट करोगे तो आंसर मिल जाएगा 1.0125 वाला, मतलब जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच डिकम्पोजिशन रेट ऑफ H2O2 इज करेक्ट इन अल्कलाइन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ I- आयन। तो I- आयन जो है उसके रिलेटेड जो रिएक्शन होती है वो कौन सी है, तो ये वाली रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन एज इट इज दे रखी है, इसको थियोरेटिकली काउंट नहीं किया जा सकता। अगर आपको पहले से पता है तो ही इसमें इस तरीके से आंसर कर सकते हो कि इसमें ऑर्डर जो है वो H2O2 के रिगार्डिंग भी फर्स्ट ऑर्डर, I- के रिगार्डिंग भी फर्स्ट ऑर्डर होगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालाइज्ड बाय आयोडाइड आयन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर कैसे हुआ, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर, टोटल हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये टेक्स्ट बुक में जो दे रखा था वो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसी को। तो ये पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल। मानस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए स्टैंडर्ड 11, 12 साइंस में या नीट, JEE, बोर्ड या गुजकेट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए या फिर स्टैंडर्ड 5 to 10 में एनरोल होने के लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो डॉक्टर धवल सर का। मानस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।